हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। राइट, आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। क्योंकि इससे पहले हमने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि यहाँ से जो थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ये अभी हमने कर ली है। राइट, अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल बजट। देखो ये जो सिलेबस है मैं आपको बता रही हूँ, ये जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये जो चैप्टर है क्या हमारे लिए भी रेलिवेंट है। यस, क्योंकि टॉपिक सेम है बेटा। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, इवन डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर देखेंगे, चाहे आप एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ बीकॉम कर रहे हैं, सभी जगह ये आपको देखने को मिलेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, डिविडेंड डिसीजन, ये सभी कॉमन चैप्टर्स हैं जो कि आपको डिफरेंट स्ट्रीम में मिलेंगे। और जो आपको पता है कि हम जो सिलेबस कर रहे हैं वो MMPC 002 इग्नू यूनिवर्सिटीज़ का MBA का ये कोर्स है। राइट, आपको इससे रिलेटेड सभी की सभी जो वीडियोस है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चैनल पर विजिट करना, डे बाय डे आपको एक नए टॉपिक पे वीडियो, वो भी शॉर्ट लेक्चर के अंदर एक कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। चाहे वो एक कोर्स को कैलकुलेट किया जा रहा है डिफरेंट को। ओके, चलिए अब ये जो टॉपिक है ना कॉस्ट कैपिटल बजटिंग, ये पिक्चर जो कह रही है वो आप तो 1 सेकेंड लगाइए या फिर मैं कहूँ 10 सेकेंड इसके ऊपर लगाइए और आप इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो पीटर की जगह है ना, आप सभी अपने आप को रखिए कि पीटर की जगह आप सभी खड़े हैं और आपको पास ये डिफाइन किया गया है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है और आपकी रिटर्न इतनी आ रही है, क्या आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं अभी फिलहाल पॉकेट में। ओके, अच्छा, आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। अब आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट भी करना है ना। अब आपने इतनी बहुत मेहनत करके पैसे को अरेंज तो किया, हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर डिस्कस किया कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, पैसा अरेंज कर लिया, वेल एंड गुड, अच्छी तरीके से अरेंज किया, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सभी देख के किया कि उसकी कॉस्ट, उसका रिस्क और उसका रिटर्न देख के हम क्या करते हैं, हम पैसे को अरेंज करते हैं। ठीक है, मैंने पैसा अरेंज तो कर लिया, अब उस अरेंज करने के बाद इस पैसे को मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, मुझे ये भी तो सोचना होगा। राइट, मैंने देखा कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितनी जगह है। मैंने कहा मैं आपको केवल 2 पॉइंट लेके चल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अपना पैसा लगा सकती हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2। अब आपके पास कंफ्यूजन है कि मेरे पास तो है ही 10 लाख रुपए, इन 10 लाख में से कितना पैसा मैं प्रोजेक्ट ए पे लगाऊं, कितना पैसा प्रोजेक्ट बी पे लगाऊं। क्या सारा का सारा पैसा प्रोजेक्ट ए पे लगा दूं, क्या सारा का सारा प्रोजेक्ट बी पे लगा दूं, किस पे लगाना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है ना, ये हम लेते हैं किसकी मदद से, हम लेते हैं कैपिटल बजट की मदद से। समझ पा रहे हो, क्योंकि कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं जिनके हम कॉस्ट, रिस्क और रिटर्न को देख के हम क्या कर पा रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि किसकी लागत, कॉस्ट ऑफ डेट हमने पढ़ा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने स्टडी किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग पढ़ा। राइट, हमने ओवरऑल कॉस्ट को भी डिस्कस किया, ये सारी की सारी कॉस्ट हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि इनके बेसिस पे हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉम्बिनेशन लेके चलते थे। ठीक है, अब पैसा तो हमने अरेंज कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट की बात तो आएगी ना। अगर मैं बात कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट में, अगर शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग बात भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग भी बात हो सकती है। मींस की पैसा मैं थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करूं या फिर मैं लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करूं। अगर मैं कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रही हूं तो उसे हम कहेंगे कि करंट एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राइट, कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर की बात की जा रही है, विद इन 1 ईयर। राइट, बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 साल से ज्यादा की बात की जा रही है। राइट, मोर देन द 1 ईयर। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, तो मैंने कहा कि जब आप लंबे टाइम के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं, हम आपको एक
पॉइंट आपको पता हो, क्योंकि आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, मीन्स की +1 +2 ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप करते आ रहे हैं कि जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के नेचर, जो कैपिटल नेचर के जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में डालते हैं, राइट। सो यहाँ पर जब हम लंबे टाइम के लिए जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी एसेट्स को जनरेट करना चाह रहे हैं, सो क्या हो रहा है, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। क्या कहेंगे हम इसको, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहेंगे, मीन्स कि ये हमारी कैसी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट। इसीलिए इस बजट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजट कहते हैं, कि ऐसा बजट जो कि हम लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं कि इतना पैसा हम इस साल यहाँ पर लगाएंगे। जैसे नॉर्मली हम शादी के, मैंने एक मोस्ट ऑफ एग्जांपल देती हूँ, बर्थडे पार्टी एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें आपको पता है कि आपको ये पता है कि शादी में आपके पास टोटल 50 लाख है, 50 लाख में से 30 लाख रुपए ही हमें क्या करना है, यूज करना है। ये आपने बजट बनाया। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज करने हैं 30 लाख रुपए को, ये भी तो आपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड किया है ना। सो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो कैपिटल का जो अमाउंट है, आपको कहाँ कहाँ कितना कितना पोर्शन लगाना है, ये हम एक ब्यौरा देते हैं बजट में, कि लिस्ट ऑफ पॉइंट बन जाते हैं कि हाँ यहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। ओके, अगर बात की जा रही है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के लिए हम उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि मीन्स की जो थोड़े टाइम के लिए बात कीजिए। वर्किंग कैपिटल की अगर मैं कैलकुलेशन करें तो हम कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं। इज इट? क्या इतना समझ में आया आपको कि कैपिटल बजट एक्चुअल में होता क्या है, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर आप देखना, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये सारी की सारी फीचर्स हैं। फीचर्स को जोड़ के ही मैंने आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किया था। पहली बात मैंने क्या कहा कि ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट। अच्छा, एक बार मैंने कहा कि जैसे आपने 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद लिया, छोटा सा एग्जांपल है, 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद लिया। एक बार ये फोन आपके पास आने के बाद उसको आप दोबारा से रीसेल करोगे, क्या वो 1.5 लाख की बिकेगा? जल्दी से बताइए, क्या वो 1.5 लाख का बिकेगा? नहीं बिकेगा। वो उसका ये कहेंगे कि सेकंड हैंड लेंगे। इवन आप ये कहेंगे कि हाँ मैंने आज ही खरीदा है, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं इसको सेल कर रहा हूँ वापस, है ना। रिटर्न की बात नहीं करें, सेल करने की बात है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपके रिकवरेबल होती है, या फिर मैं कहूँ कि आप इसको दोबारा से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। इसे हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, आप उन प्रोजेक्ट में आज अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और एक टाइम के बाद उसके ऊपर आप ये देखते हो कि मेरे पास कितना रिटर्न आने वाला है। आप इन चीज़ों को देखते हो, है ना। अब मैंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक कह रहा है कि मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, दूसरा कह रहा है मुझे 20% आपको रिटर्न दूंगा। 20% दैट मीन्स एक कह रहा है कि मैं आपको 2 लाख रुपए आपको रिटर्न इस 10 लाख के ऊपर दूंगा, एक कह रहा है मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो फ्यूचर में आपको मीन्स कि 1 साल के बाद आफ्टर द 1 ईयर ये 10 लाख के कितने लाख रुपए मिलेंगे? यहाँ पर तो आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे और यहाँ पे आप 12 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या कहने का चाह रही हूँ मैं आपको कि जो प्रेजेंट में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू आप डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। जहां पर आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिलना दिखेगा आप वहीं पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। क्लियर है? अब आपको एक चीज नजर आ रही है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। फ्यूचर में ऑब्वियस ही बात है सब बच्चे यही इन्वेस्ट करेंगे जहां पर 12 लाख हो रहे होंगे, है ना। ये तो आपकी है प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी है प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपकी क्या है? फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि 10 लाख के ऊपर मैं आपको 20% दूंगी। अब इस रेट की मदद से और इस प्रेजेंट वैल्यू की मदद से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटे? 12 लाख रुपए मैंने फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करी। कैसे की होगी? मैंने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए यहाँ लिखा, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इनटू में ये किया, ये तो मेरे पास आ गई है रिटर्न की अमाउंट। कितनी आई है? जो कि 2 लाख है। 2 लाख में मैंने प्लस किया है 10 लाख, है ना। तो क्या ये 10 लाख आपकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। और ये कैसे निकला है? ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी सोचो कि हाँ नहीं ये मैम ऐसे बता रही है, नहीं, क्योंकि आपके पास ना कैपिटल बजटिंग में 2 तरीके के मेथड है, एक तो डिस्काउंटेड वैल्यू, एक नॉन डिस्काउंटेड। इस टॉपिक को क्लियर कर समझने के लिए आपको पहले एग्जाम्पल समझना होगा,
ओके अब मैंने कहा ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये कैसे निकला है, आपने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया आपकी जो रेट थी, ठीक है, और इनटू में 100 किया, ये आपकी 1 साल की थी तो आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, ये आपका बन गया है दिस वन। मैंने कहा कि मैं इसमें से पीवी कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस के आर बन जाएगा, है ना, रेट हमेशा परसेंटाइल में होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। टाइम मेरे पास क्या था 1 साल की था तो मैंने इसको यहाँ पे एल से डिनोट कर सकती हूँ या मैं कहूँ कि मैं इसको टी से डिनोट कर सकती हूँ। सो फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपका बन गया है इस तरीके से। क्या आपको इतना समझ में आया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सुनो, है ना, समझ में आ गया क्या? अच्छा ध्यान से सुनना ये भी बात। अब देखो मैंने इन दोनों की मदद से, प्रेजेंट वैल्यू की मदद से और रेट की मदद से मैंने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और क्या है 1 साल के बाद वो पैसा 20% के पॉइंट पे आपको रिटर्न मिलेगा। आपने कहा कितना पैसा मिलेगा? मैंने कहा आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, ठीक है 1 साल के बाद मुझे 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि इस 12 लाख के लिए मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना होगा। क्वेश्चन ये उठता है, दैट मीन्स आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर दो। अब मेरे को फ्यूचर वैल्यू पता है, राइट, अब मुझे रेट पता है, क्या मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ? प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब देखो फ्यूचर में वैल्यू बढ़ के ही मिलेगी, राइट, तो इसीलिए क्या होती है, ये कंपाउंडेड होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे फ्यूचर से पीछे आना है, प्रेजेंट में आना है, मींस कि मुझे पता है कि 1 साल के बाद मुझे 12 लाख रुपए मिलेंगे, सो आज मुझे कितना देना होगा उसको, सो ऑब्वियस ही बात है मुझे ये थोड़ा सा कम अमाउंट मिलेगी, है ना, जिसे हम कहेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू। अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मैं कहूं कि प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो कैसे निकलेगा ये? अब देखो मेरे पास फॉर्मूला ये था, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ, इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस के आर की वैल्यू एन, ठीक है। अब मुझे पी वी निकालना है ना, तो पी वी को उधर ले जाऊं, चलो नहीं, इसको यहीं रहने देते, इसको इधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि मुझे फिर इस केस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, सो आपको कम मेहनत करनी है। सो मुझे पी वी निकालनी है, सो मैं सारे केसेस को इधर नीचे ले आई, क्लियर है। सो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, क्लियर है। अब एक एग्जांपल से आपको दोनों चीजें समझ में आ गई कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसे हम डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला दिस वन है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको एक चीजें नजर आ रही है, देखो मेरे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऊपर है तो फ्यूचर वैल्यू 12 लाख है, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस के रेट कितना है 20% है, ठीक है जी, 20% हो गया, ऊपर है एन मतलब कि मेरा टाइम 1 साल का दिया हुआ है मैंने, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है कि 12 लाख को डिवाइड करना है मुझे कितने से, देखो 12 लाख 0 से 0 कट हो गई है, ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा 12/10 हो गया, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12 लाख इंटू 10 अपॉन में 12 कट करेंगे तो कितना आ गया 10 लाख आ गया। सो क्या आपकी जो वैल्यू है मेरी 10 लाख आ गई, मीन्स कि आज के टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, इसे हम कहेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको शुरू में करनी पड़ेगी और फ्यूचर में जो पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू कह देंगे, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि हमारा इनफ्लो कितना होने वाला है, राइट, इसे इनफ्लो कहेंगे, इसे हम आउटफ्लो भी कहेंगे, कि पैसा हमारे पास से जा रहा है और फ्यूचर में हमारे पास कितना आएगा, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, क्लियर है। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये कंसेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटेड रेट जिसे कहते हैं हम, रिक्वायर्ड रेट जिसे हम कहते हैं, ये सभी चीजें आती हैं। चलो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। कैपिटल बजट का मतलब क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या है, कैपिटल बजट्स की ये जो टेक्निक्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके,
पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, ठीक है, ये आगे टेक्निक्स आ रही है। ARR की जो वैल्यू बात की जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, और ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। क्लियर है जी? अच्छा, समझते हैं कैपिटल बजट का मतलब जो भी मैंने आपको समझाया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फंड्स फॉर द बिजनेस बट आल्सो टू द मेक द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ दिस फंड। बाहर से पैसा अरेंज करना ही काफी नहीं है, उसको अच्छी जगह अच्छे तरीके से बांटना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट प्रोजेक्ट में, जहां पर आपको अपनी रिटर्न देख के आपको इन्वेस्ट करनी है, राइट। मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड इन द वेरियस एसेट्स एंड द अदर एक्टिविटी, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो हमारे 3 एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनके बारे में डिस्कस किया था, राइट। क्लियर है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज द शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, सेकंड पार्ट इज द लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। जब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स हमने जो डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट का वो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, करंट एसेट्स मैनेजमेंट के लिए लिखा है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी चैप्टर आता है, राइट। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में। जब हम लॉन्ग टर्म की एसेट्स या फिर अदर एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं, हमारे कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कहते हैं। क्लियर है? अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन होता क्या है। कैपिटल बजटिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स है, जिनके लिए हमें पैसा लंबे टाइम के लिए हमारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना है। अब देखो, मैंने कहा कि मैंने अपनी PPF करवाई है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ मैंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट जो ये होती है FDI करवाई है, ठीक है, इनमें पैसा लगाया है। अब मैंने पैसा तो लगा दिया, 5 साल के लिए मेरा पैसा रुका रहेगा, राइट। अब 5 साल के लिए पैसा रुका रहेगा, मेरा पैसा मैं वहां से नहीं निकाल सकती, है ना। अब मैंने क्या कहा कि ऐसी प्रोसेस होगी जहां पर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाला, राइट। ये मैं क्यों कर रही हूं? अब कोई भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब होती है? अब हमने ये जो कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की टीम के साथ साथ एक क्वेश्चन पेपर की भी टीम बनाई है। पता है आप सभी को, ये जो चैनल है क्वेश्चन पेपर, यहाँ आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे ड्यू टू द नेटवर्क इशू, आई होप, राइट। तो ये क्वेश्चन पेपर की जो चैनल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4A18 जो है, जो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे आपको कोई ना कोई टॉपिक आपको जरूर पढ़ाया जा रहा है। सो इसके लिए हमारा कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो लगा होगा ना, एक सेकेंड, हमारा कोई ना कोई पैसा तो लगा होगा ना, कोई ना कोई नहीं, ज्यादा पैसा लगा होगा। अब हमने कहीं ना कहीं हमने इस पे पैसा इन्वेस्ट किया है, किस लिए किया? हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि हमारे बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि मैंने अपना, जैसे पहले हमारे दूसरे इक्विपमेंट होते थे, अलग इक्विपमेंट थे पढ़ाने के, अब हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दूसरा तरीका आ रहा है। हमने क्या किया है, अपनी जो लॉन्ग टर्म की जो एसेट्स थी उनको रिप्लेस करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, कैपिटल बजट बनाया जाता है, या फिर कोई नया मशीनरी या फिर मैं कहूँ कोई भी प्लांट को एक्विजिशन करने के लिए, परचेज करने के लिए करते हैं, हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए करते हैं। इन सभी तरीके चीज़ों के लिए हम कैपिटल बजट बनाते हैं कि हाँ इतना पैसा अब की बार हमारा यहाँ पे बनने वाला है। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ कि आपको क्या है, जैसे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक खरीदनी है, आपके पास काफी सारी पब्लिकेशन है, आपके पास कल्याणी की भी है, आपके पास वीके पब्लिकेशन भी है, आपके पास साहित्य पब्लिकेशन भी है, आपके पास काफी सारी पब्लिकेशन है, राइट। उनमें से आपने बेस्ट सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे, किसको एक्सेप्ट करोगे, यही हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे। क्योंकि आपके पास जो जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें आपको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये बात की जाएगी। और इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए आपके पास काफी सारी टेक्निक्स दी गई है। ओके, अब आपको इन ये लाइन के अंदर समझ में आ गया कि जो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। हम नॉन करंट एसेट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो मशीनरी है,
और ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में या तो एडिशन कर देते हैं, वैल्यू को बढ़ा देते हैं, या फिर हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन कर देते हैं, या फिर मैं कहूँगी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाता है। और ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार कर दी तो कर दी, ओके। अब देखो ऐसा क्यों बोला गया है कि रिप्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि इसका कारण यही है कि ये ह्यूज अमाउंट होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं है कि 10-20 रुपए की इन्वेस्टमेंट करती, नहीं, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की एकदम से इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। दैट्स अ रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल इन अ नेचर होता है ये, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक्सपेंडिचर्स, ऐसे खर्चे जो हम पहले कर देते हैं और जिसकी लागत अब हम फ्यूचर में कम बढ़ा नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, उसी खर्चे को हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट ही कहते हैं ना, राइट। अब मैंने कहा कि आपने कोई मशीनरी खरीद ली, ठीक है, या मैं कहूँ कि आपने एक स्कूटी खरीदी है, ठीक है, जिसके अंदर आपने खरीद तो ली है, ठीक है, आपने देखा इसका इतना यूज नहीं हो रहा, खरीद ली, आपने देखा उसका यूज नहीं हो रहा, अब उसकी कॉस्ट को आप कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब भी सेल करोगे इसको, सो आपको उसको लॉस फेस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो भी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी इरिवर्सिबल नेचर होने के कारण उसे हम कहेंगे संक कॉस्ट, या मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द प्रेजेंट टाइम, आप आज के दिन प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, और फ्यूचर के प्रॉफिट को हम एंटिसिपेट करते हैं कि आज अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो फ्यूचर में मुझे कितने मिलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे हमें रेट ऑफ रिटर्न भी पता होनी चाहिए, देन हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर का प्रॉफिट गिवन है तो हम पीछे कैसे जा सकते हैं, हमें रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू से हमारी वैल्यू कम हो रही है, ओके। अच्छा, capital budgeting decision involve a high degree of the risk because of future benefit are not certain। जो कैपिटल बजटिंग होती है ना, बजट जो बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि जो फ्यूचर में जितनी भी हर्डल्स आने वाली है, फ्यूचर में जितनी भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, उनसे आप थोड़ा सा रिलीफ कर पाए। और आपको ही पता है जो फ्यूचर जो होता है हमारा अनसर्टेन होता है, तो रिस्क भी कैसा होगा हमारा, उसी के हिसाब से ज़्यादा होगा। सो दैट्स द रीजन जो कैपिटल बजटिंग होती है, यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, अब देखो आपके पास 2 प्रोजेक्ट थे, 11 लाख दे रहा है, 12 लाख दे रहा है, तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा जैसे जैसे रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इट टू इवेलुएट द रिलेटिव वर्थ ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट एंड इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ऑफ द, आप क्या करेंगे, आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी आपको वर्थ कैलकुलेट करने, उनकी आपको रिटर्न कैलकुलेट करने कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आप उसी को क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं, क्लियर है। अच्छा, टू प्रोवाइड द कैश नीड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट टू मेक द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन टर्म ऑफ द कैश फ्लो। पता है क्या कह रहे हैं कि आपको ये भी बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को कितना पैसा चाहिए। माना आपके पास 10 लाख है, बट आपके प्रोजेक्ट को भाई मान लीजिए 15 लाख चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को 8 लाख चाहिए। सो ये आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को बताता है कि कितने आपके प्रोजेक्ट को कैश की नीड है, और उसी के हिसाब से क्या करते हो, फिर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। उम्मीद करेंगे जो आपके जो इसकी फीचर्स है, इसकी जो एडवांटेज है, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इवन ये जो एग्जाम्पल है, याद रखना, कहाँ गया भाई, ये जो एग्जाम्पल है याद रखना, क्योंकि इससे हमारे कहीं ना कहीं काफी सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। क्लियर है, चलो जी, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे टेक्निक्स के ऊपर कि टेक्निक्स क्या कहती है हमारी। ओके, देखो आपके पास जो टेक्निक है ना, ये 2 तरह की टेक्निक है, ट्रेडिशनल जिसे हम कहेंगे, या फिर मैं कहूँगी नॉन डिस्काउंटेड। एक आती है हमारी की टाइम एडजस्टमेंट एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पता है क्या दोनों में फर्क है? एक कहता है कि जो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आपके पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। एक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कहता है ठीक है, ऐसा होता है। दैट मीन्स एक तो क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, दूसरा ये कह रहा है कि मैं कंसीडर नहीं करता। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझेंगे। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। चलो देखो, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए आपका बर्थडे है आज, ठीक है, आपका बर्थडे है आज,
ठीक है, और आपके दादाजी आपको ऑफर कर रहे हैं एक गिफ्ट, और गिफ्ट का ऑफर दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपके दादाजी कह रहे हैं कि या तो आज ही मेरे से 75,000 रुपये ले ले, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें अगले साल 1,00,000 रुपए दूंगा। आप इनमें से कौन सा गिफ्ट लेना चाहेंगे? आप मुझे जरा सोच के बताइए कि आप इनमें से कौन सा गिफ्ट लेना चाहेंगे। ऑब्वियस है, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने ये कहा होगा कि मैम हम आज के दिन ही 75,000 लेना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा क्यों कहा होगा आपने? क्योंकि आप अगर आज आपको ये मिल गया, ठीक है, आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप रिटर्न ले सकते हो। पहली बात तो ये है, राइट। और दूसरा, समय के साथ साथ जो आज आपको 75,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और अगले साल जो आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, तो आज के टाइम में जो आपको 75,000 मिल रहा है ना, इसकी वैल्यू से 1,00,000 की वैल्यू से ज्यादा होगी। आप ये कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे, ये तो 1,00,000 है, ये 75,000 है ना? नहीं बेटे, आज जो देखो, आपको पता है जैसे कि एक इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम जो संतरे की टॉफी, पता है आपको, आई सबको पता हो, जब हम खरीदते थे ना तो 1 रुपए में हमारे पास 8 से 10 टॉफियां आ जाती थी। समझ पा रहे हो? 1 रुपए में 8 से 10 टॉफियां, मीन्स कि पैसे की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है कि 1 रुपए में आपको इतना सारा सामान मिल रहा है, ठीक है। अब आज के टाइम में 2024 की बात की जाए, सो आज आपको क्या मिल रहा है? 2 रुपए में एक टॉफी मिल रही है, 2 रुपए में एक टॉफी मिल रही है। सो यहाँ पर देखो कि आपकी क्वांटिटी कम हो गई है, रेट बढ़ रहते जा रहे हैं, तो पैसे की वैल्यू कितनी कम होती जा रही है। जो पहले सामान आप 5 रुपए किलो ले लेते थे, जैसे कि वेजिटेबल्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि कुकुम्बर्स हो गया, ठीक है, कैलीफ्लावर्स हो गया, मीन्स कि ये सारी चीजें जो वेजिटेबल्स है, इन सब का जो रेट आज के टाइम में कितना हो गया? 5 से 20 हो गया है। हम जब लेके आते थे ना 5 रुपए किलो टमाटर ले आए, 5 रुपए किलो खीरा लेके आए, ये सभी चीजें होती थी। बट आज क्या है, वो 5 के बजाय कितने के हो गए? 20, 25, 30, है ना। पहले जो धनिए की जो जुट्टी कहते हैं ना, हमारे यहाँ जुट्टी कहते हैं, जैसे कि गठड़ी बोलते हैं जिसको, वो 1-2 रुपए की होती थी, बट आज तो वो 20 से 25 रुपए की हो गई है। आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, मीन्स की महंगाई के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो है पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। पहले अगर आपको $1 लेना होता था तो आपको 50 या फिर मैं कहूँगी 67, तो मैंने भी देखा है, $1 67 में मिलता था, ठीक है। आई होप 2015, 16, 17 की बात है ये। बट आज $1 85 रुपीज का हो गया। मीन्स कि आपकी पॉकेट से इंडियन रुपीस कितने जाने वाले हैं? 85 जाने वाले हैं। और किसके लिए? केवल $1 को लेने के लिए। तो यहाँ पर डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है डे बाय डे, बट हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। रीजन यही है कि हमारा जो है इन्फ्लेशन, महंगाई का कारण सबसे है, और दूसरा हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी नहीं पता फ्यूचर हमारा कैसा है। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, राइट। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। आप देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम से इतनी बढ़ जाती है, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम से कम हो जाती है ना। तो इसे कहेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो हमारी जो फ्यूचर जो है हमारा टोटली अनप्रिडिक्ट है। दैट्स द रीजन जो आज हमें वैल्यू मिलती है, जो आने वाले समय में जो वैल्यू मिलेगी, उसकी वैल्यू से आज की वैल्यू की वर्थ जो होगी वो ज्यादा होगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रुपए टुडे इज नॉट इक्वल टू द रुपए टुमारो। आज जो आपके पास पैसा है, आने वाले टाइम के पास, मैं कह रही हूँ कि आज जो आपके पास जो 75,000 रुपए हैं, ठीक है, मैं 75 छोड़ो 100 रुपए मान के चल रही हूँ, आज जो आपके पास 100 रुपए हैं, आने वाले 1 साल के बाद जो 100 रुपए होगी ना, उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। मैं कह रही हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 99-98 रुपए चली गई होगी। मीन्स कि हर साल 2 से 3 रुपए हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। सो इसे कहेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि टाइम के साथ साथ हम मनी की वैल्यू अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे, सो हम रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्या इतना समझ में आया? यस, ये जो एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, यही है। क्लियर है? सो आपको मैंने कहा कि आने वाले समय में और पीछे आने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पता होनी चाहिए, या आपको फ्यूचर वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर आपको रेट पता होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी 2 चीजें पता हैं, सो आप इजिली कोई भी थर्ड चीजें निकाल सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको यहाँ समझाई थी,
देख पा रहे हैं? देखो मैंने आपको ये बताई थी कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और मैंने कहा कि आपको अगर आज के दिन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ना फ्यूचर में ना 20% रिटर्न मिलेगा। अच्छा 20% है तो हमने निकाला कितने मिल रहा है रिटर्न, हमने निकाला कि हमारा तो 2 लाख बन रहा है, मीन्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी है, मेरी टोटल वैल्यू 12 लाख हो गई है। समझा था नहीं समझा था? चलो जी ठीक है। तो इसी के बेस पे मैंने एक फॉर्मूला प्रोपोगेट किया था, फॉर्मूला बनाया था। क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी 10 लाख है, ये रिटर्न मेरा कैसे निकला, ये रिटर्न मैंने 10 लाख को मल्टीप्लाई किया 20/100 किया, सो प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट अपॉन में 100, ये निकल गया। सो मैंने पीवी को कॉमन निकाला 1 प्लस के आर और ऊपर लगाया टाइम। ये आ गया कि जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपके को रेट गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं फ्यूचर में वैल्यू, है ना। तो देखो प्रेजेंट की जो वैल्यू है, फ्यूचर में जो आने वाली जो रेट है हमें निकल कर आ गई है 12 लाख रुपए। तो ये हो गया बेटे इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल में इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है, क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। इसको एडजस्ट ही तो करना है, मेरे पास ये फॉर्मूला था तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी, इसको उठा के यहाँ ले आई मैं, तो ये बन गया। तो ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है सो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर निकाल सकते हो, फ्यूचर गिवन है तो आप प्रेजेंट निकाल सकते हो। इसको हम काफी सारे नामों से जानते हैं। जो प्रेजेंट वैल्यू होती है दैट मीन्स आज जो इन्वेस्टमेंट आप 10 लाख रुपए करने वाले हो तो उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, दैट मीन्स फ्यूचर में हमारे पास रिटर्न आने वाला है, तो उसे हम इनफ्लो के नाम से भी जानते हैं और इसे हम फ्यूचर वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अच्छा और जो आज इन्वेस्टमेंट करने वाले उसे हम क्या कहेंगे, आउटफ्लो है, मीन्स की पॉकेट से पैसा जा रहा है तो इसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, आउटफ्लो भी कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इन सभी टेक्निक्स को रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में इन टेक्निक्स का यूज क्यों आया, क्योंकि हमने बात की थी कि जो कैपिटल बजटिंग के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको ये 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया था। अच्छा अब टेक्निक्स क्यों आए, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में से इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट में से हमें किस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस का जो आंसर है वो कौन देगा, हमें ये टेक्निक्स देंगे। अब इन टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपके बुक के अंदर आपको काफ़ी तरीके की टेक्निक्स मिलेगी, बट जो इनके मेन 2 कंपोनेंट है वो क्या है, एक तो ट्रेडिशनल के नाम से जानी जाती है, एक आपको मैं कहूँ तो मॉडर्न है। अच्छा इनके दूसरे नाम क्या कहें कि नॉन डिस्काउंटिंग, या भी मैं कहूँ कि नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि एक ऐसा कंसेप्ट है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं करता। दूसरा ये कहते हैं कि मैं टाइम के साथ साथ मनी की एडजस्टमेंट करता हूं, दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उस जो मनी की वैल्यू है कम होती जा रही है, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा। इसके एग्जाम्पल को, फॉर्मूले को हमने इसको क्रिएट किया था, ठीक है। हमने फॉर्मूला याद नहीं किया था, उम्मीद करेंगे सबने ये पॉइंट देखा होगा, कैसे ये पीवी इंटू 1 प्लस के आर की पावर एन, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कैसे है कि हम इस पॉइंट को इधर ले आए, राइट, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस के आर की पावर एन है। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चे, है ना? अच्छा तो चलो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं कि इन दोनों की, ये 2 मेथड है, इन दोनों को देखते हैं। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक सेकेंड, क्या कहता है पे बैक पीरियड मेथड, इनके इसके नाम से समझो। पे बैक पीरियड मीन्स कि जो पैसा आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पैसे को आपके पास, आपने एक बार तो दे दिया, आपके पास वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे, कितने साल लग रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो पे किया था, वो बैक कितने पीरियड्स के बाद आ रही है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। समझ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ में, चलो कोई नहीं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और ये भी साथ में बताया गया है कि आपको हर साल 20-20 हजार रुपए क्या मिलने वाले हैं,
इनफ्लो होने वाला है। अब ये तो क्या हो गया बच्चे, आपका आउटफ्लो स्टार्टिंग में तो आपकी पॉकेट से पैसे गए ना, राइट। अब इस पैसे के ऊपर आपको इनफ्लो कब होगा, मीन्स की पॉकेट में पैसे वापस कब आएंगे। मैंने कहा कि हर साल आपको 20-20 हज़ार रुपये मिलेंगे। मिले, अच्छा, मीन्स कि कितने साल में हमारे पास पैसे आने वाले, पहले साल 1,20,000 मिल गए, दूसरे साल आपको 20,000 मिल गए, तीसरे साल आपको फिर 20,000 रुपये मिल गए। कितने हो गए, 20, 40, 60, अच्छा 80,000 हो गए यहाँ पे 4th ईयर में। 5th ईयर में आपके पूरे 5 लाख हो, 1 लाख हो गया। एक तो आप ऐसे कैलकुलेट करो, जो कि थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1.5 लाख हुआ, राइट, सो फिर क्या करेंगे भाई, तो इस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैंने कहा कि मेरे को पूरे 5 साल लगेंगे इस 1 लाख के अमाउंट को वापस इनफ्लो में कन्वर्ट करने के लिए। दैट मीन्स आपको ये जो 1 लाख रुपए है ना, 5 साल तक आपको यहाँ पर रखना होगा। सो यहाँ पर हमने निकाले ईयर्स को, 5 ईयर्स, ठीक है। सो क्या मैं इसको एक डायरेक्ट निकाल सकती हूँ कि 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, और इनफ्लो कितना हो रहा है मुझे, हर साल 20,000 रुपये हो रहा है। इसको कट करके निकालो बेटे, ये आंसर यही आएगा 5 ईयर, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर पीरियड को कैलकुलेट करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है। क्लियर है, समझ पा रहे हो, ओके जी। सो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, सभी की बुक में यही होगा, राइट। किसी की बुक में ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से होगा कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, जिसे हम कहेंगे क्या, हमारा आउटफ्लो भी कहते हैं। इसे हम CO के से भी डिनोट करते हैं कि आज हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलने वाला, वो नीचे आ रहा है। क्लियर है, अच्छा। ये सिचुएशन तो तब है ना जब हमें इक्वल अमाउंट में पैसा मिल रहा है, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। मैं कह रही हूँ कि इन केस आपको 20,000 एक साल, दूसरे साल 18,000, दूसरे साल 15,000, फिर आपको 22,000, 21,000 मिल जाए। सो इस केस में फिर क्या करेंगे, इस केस में थोड़ा सा तो डिफिकल्टी होगी, है ना। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि पहले साल हमें 20,000 मिल गए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमें 18,000 मिल रहे हैं, इसकी टोटल कितने हो गए, 18 और 20 कितने हो गए, 38 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हमें फिर पैसे मिल रहे हैं, 15,000 हमें मिल रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5, 53,000 हो गया, 1000 है पीछे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए पेबैक पीरियड जो मेथड है 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो जब हमारे पास जो इनफ्लो हो रहा है ना, वो इनफ्लो हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि हर साल हमारे पास सेम अमाउंट की वैल्यू एज अ इनफ्लो हमारे पास वापस आ रही है। एक हमारे पास होता है कि जो हमारा कैश इनफ्लो है वो हमारा नॉट यूनिफॉर्म है, मीन्स की अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स है, उसके बारे में बात करें। सो हमने एक यूनिफॉर्म का तो एग्जाम्पल देख लिया, अब हम एक अन्य यूनिफॉर्म का भी, नॉट यूनिफॉर्म का भी देख लेते हैं। देखो मैंने कहा कि जो मेरी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारी क्या है, 2.5 लाख है। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है कि मुझे कितने साल के बाद मेरा जो है पैसा सारा का सारा वापस हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले साल आपको 90,000 मिलेंगे, दूसरे साल आपको 70,000 पे मिलेंगे, तीसरे साल आपको 50,000 मिलेंगे, 4th ईयर आपको 80,000 मिलेंगे, 5th ईयर आपको 45,000 मिलेंगे। अच्छा, पर मेरा 2.5 लाख कब पूरा होगा, मुझे ये तो निकालना होगा। तो देखो मैंने निकाला, मैंने कहा कि पहले साल आपको कितने रुपए मिल गए हैं, 90,000 मिल गए, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर में प्रवेश किए, आपको मिला कितना, 70,000, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2, टोटल हो गया अभी 160,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर आपको 50,000 मिला, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2 + 3, इन सबको प्लस कर देंगे, है ना। तो ये कहेंगे आपको 2,10,000 रुपये मिल गए। अब आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर तो मुझे 80,000 मिल रहे हैं, बट मुझे मेरी जो कमी है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का रह गया है, 40,000 का रह गया। मीन्स कि इस 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा होने के लिए मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40,000 है। बट नेक्स्ट ईयर तो मुझे 80,000 रुपये मिल रहे हैं। मीन्स कि इस 80,000 रुपये में से मुझे कितने रुपए चाहिए, 40,000 चाहिए। कितने में से चाहिए, मुझे 80,000 रुपये में से चाहिए। अच्छा, ये 80,000 है, साल में मिल रहे हैं, मीन्स कि इसके जो महीने हैं वो क्या हो रहे हैं, 12 महीने में। सो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब मुझे ये देखना है कि 40,000 मुझे कितने महीने में मिलने वाले, दैट्स द रीजन मैंने 40,000 गुना में 12 अपॉन में 80 किया है। क्लियर है।
सो मैंने इसको जब कट किया तो ये आ गया 2, ये हो गया 6, मीन्स कि 6 महीने में, मीन्स कि मुझे आधा साल और लगेगा इस पैसे को लेने के लिए। अब टोटल ईयर कितने होंगे, 3 साल तो ये थे और आधा साल ये, तो 3.5 साल में मेरा ये जो 2.5 लाख रुपए है वो मुझे वापस मिलने वाला है। उम्मीद करेंगे ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका इनफ्लो है यूनिफॉर्म नहीं होता, अमाउंट क्या होती है डिफरेंट होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि मैथ की कैलकुलेशन है, राइट। अच्छा, अब मुझे ये तो पता चल गया मेरा टाइम पीरियड कैसा है, कितना निकलने वाला है, कितना मेरा टाइम लगने वाला है इस पैसे को वापस इतना कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। बट प्रोजेक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यही तो मेन बात थी ना, यही तो मेन बात थी कि प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी जो टेक्निक्स है। अब जो मैंने अभी आपको टेक्निक समझाई पे बैक पीरियड मेथड की, उसमें पता है क्या कहते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, आप उसको कंपेयर करेंगे। हर कोई मेथड में ना कोई कंपैरिजन पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन पॉइंट है ना आपके प्रोजेक्ट की लाइफ है, कि आपके जो जिस प्रोजेक्ट पे आप पैसा लगाना चाह रहे हो ना वो आपके प्रोजेक्ट में कितने साल तक आपको रिटर्न देगा। दैट मीन्स मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मशीन खरीदने के लिए मैं ये 2.5 लाख रुपए लगा रही हूँ, मैं ये 10 लाख रुपए लगा रही हूँ, 1 लाख रुपए लगा रही हूँ, वो जो मशीन है मेरे बिजनेस में कितने साल तक काम आने वाली है। मैंने कहा मेरे बिजनेस में ये जो मशीन है 5 साल तक काम आने वाली है, ठीक है। और मैंने देखा कि जो मेरा पैसा है ये जो 2.5 लाख है वो 3.5 साल में मेरे पास वापिस आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है पैसा 3.5 साल में आ रहा है, एक मैं लेके चल रही हूँ पैसा 8 साल में मेरे पास वापस आ रहा है। सो किस सिनेरियो के अंदर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। आप देखो प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 लाख है और पैसा मेरे पास कितनी जल्दी आ रहा है 2.5 लाख में, इसकी 1.5 लाख तक मैं इसको मशीन को और यूज कर सकता हूँ। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं इस चीज को क्या कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी। इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, मेरे को एक्सेप्ट करना है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे जो पैसा है मुझे 8 साल में मिल रहा है वापस, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट तो भाई मेरा 5 साल तक ही चलेगा, पैसा मिलेगा मुझे 3 साल तक और मुझे उसका वेट करना पड़ेगा, जो कि अच्छा बात नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिपेंड करती है बच्चे की प्रोजेक्ट की आपकी लाइफ कितनी है। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ ज़्यादा है आपके पेबैक पीरियड से तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की लाइफ आपकी कम है पेबैक पीरियड से तो आपको उसको रिजेक्ट करना होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा था। अच्छा, इसके जो डीमेरिट है ना वो यही मेरिट है कि इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। अब कुछ एक बच्चे सोच रहेंगे कि मैम पता नहीं क्या कह रहे हो, जब आपने लेक्चर शुरू किया था तब भी आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बोला था, अभी भी आप टाइम वैल्यू मनी को बोल रहा है। तो आपको एक सजेशन कहूँगी, सजेशन है या मैं कहूँगी एक छोटी सी एडवाइस है, इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है, आपको सबसे पहले ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी होता है कि जो टाइम वैल्यू रेट और फ्यूचर वैल्यू कब इसको हम कंपाउंड कहते हैं और कब हम इसको हम डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने से पहले, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जो ये देखो पहला मेथड तो हो गया हमारा पेबैक पीरियड। ये इसने क्या कहा कि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जो आपका फ्यूचर में आने वाला इनफ्लो है उसको देखा जा रहा है, और इसके अंदर आपने ईयर्स को देखा कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। इस ईयर को फिर हमने प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट की लाइफ के साथ कंपेयर किया। ये इन शॉर्ट में आपका पेबैक पीरियड मेथड का कंक्लूजन होगा, ओके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। क्या कह रहा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी रिटर्न कितनी है। अब ऊपर तो हमने क्या, अभी पेबैक में तो क्या पढ़ा कि हमारा ईयर कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है। दैट मीन्स परसेंटेज की बात की जा रही है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर एक तो प्रॉफिट की बात करते हैं, और ये प्रॉफिट हमने किस पे कमाया है, हमने कमाया होगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादा रोल क्या है हमारे प्रॉफिट का है, और प्रॉफिट कैसा लेना है हमें आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट लेना है, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट लेना है। मीन्स कि
अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इसे हम एक और नाम से जानते हैं एवरेज प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे सालों के प्रॉफिट दिए जाते हैं, सो आपको वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉफिट हमें देखना है इन्वेस्टमेंट पे। अगर हमारे पास ये दिया हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। मीन्स कि जो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की थी और उसकी वैल्यू एट द एंड तक कितनी रही वो लेनी है हमें। मैंने कहा मेरी जो स्टार्टिंग में वैल्यू 1 लाख थी, एट द एंड में मेरी वैल्यू 0 रह गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। सो मेरी जो वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1 लाख अपॉन में 2, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड हमेशा करते हैं, क्योंकि 2 कंपोनेंट है, नीचे 2 इसलिए आया। ओके, सो इन दोनों का रोल रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो, आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालोगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं ना, इसीलिए इसका दूसरा पहला जो हमने कोटेशन दी हुई है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नाम इसलिए भी रखा क्योंकि ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऊपर मैंने आपको क्या समझाया, जो पेबैक पीरियड मेथड है वो इनफ्लोज को देखता है, बट यहाँ पर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। ये बाकी जितने भी मेथड्स है ना, ये जो है पेबैक से लेके बाकी सभी, बस ARR को छोड़ के, ARR क्या है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं। ओके, अच्छा, इसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम रिटर्न देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने है, ये आपके सेकंड नेम है। मींस कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को इन 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। ओके, ये भी बता दिया मैंने क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है ये। ओके, अच्छा, इन 2 चीज़ों की जरूरत होती है हमें, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स का, ठीक है, उसको हम नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गुडविल का जो चैप्टर किया था तब से भी पता है, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास लगातार 3 सालों से आप 50,000 50,000 और 50,000 कमाते आ रहे हैं, ठीक है। मैं कहूँ कि आपने एवरेज कितना कमाया, तो आप क्या करेंगे, इन 50,000 50,000 50 तीनों 50,000 को ऐड करोगे, 1,50,000 डिवाइड में 3 करोगे, मीन्स कि 3 साल का एवरेज आपने निकाल दिया। ओके, क्लियर है। अच्छा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इसको समझाऊंगी बाद में, पहले हम एक एग्जांपल करते हैं क्योंकि इसको कंपेयर पता है किसके साथ किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है आपकी परसेंटेज के साथ। जो आपकी ARR आएगी, मीन्स की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आने वाली है, और जो आपने सोचा हुआ है एक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा था, या फिर मैं कहूँ कि इस इन्वेस्टमेंट पे कम से कम इतना तो हमें कमाना ही कमाना चाहिए, अदरवाइज ये लॉस हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेड है, मेरे को लग रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना मुझे 25% तो मुझे रिटर्न मिल ही जाएगा, बट ARR आई मेरे पास 20%, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 30% आ जाती है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंपैरिजन करने का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, हमारी जो एक्सपेक्टेड या फिर मैं कहूँ कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या है ना कि विदाउट एग्जाम्पल आपको ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसी होंगी उसके बारे में नहीं पता चलेगा। राइट, आपके पास ये सामने नजर आ रहे हैं 2 एग्जाम्पल है। राइट, 2 एग्जाम्पल है, एक 1 एंड दिस इज अ 2। मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाऊंगी, देन ये आपका होमवर्क है, ये आपको शॉर्ट आउट करके दिखाना है। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दिखा हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स लिमिटेड है, उसको एक मशीनरी परचेज करनी है और मशीनरी की ऑप्शन उसके पास 2 है। इन दोनों मशीनरी में से वो कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करे वो आपको बताना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मशीनरी है दोनों मशीनरियों की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 60,000 है, और इनकी दोनों की लाइफ जो है एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो क्या है, 5 ईयर्स है। अच्छा, इनका ये दे रखा है नेट प्रॉफिट। ओके, कैसा है, बिफोर का केस है। ये कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन आर द गिवन बिलो। ये कह रहा है कि जो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो बिफोर टैक्स है, बट आपको क्वेश्चंस में आपको ARR निकालने के लिए कैसा प्रॉफिट चाहिए, जल्दी से बताइए, आपको आफ्टर का टैक्स चाहिए। राइट,
मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट समझाई थी, फिर भी मैं आपको वापस बता रही हूँ, कुछ इस तरीके से निकलती है वो। EBT, दिस इज अ टैक्स, दिस इज अ AAT। यहाँ जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट चाहिए ना, आपको ये चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट कुछ यहाँ का, सो ऑब्वियस ही बात है हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स को लेस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट आपको यहाँ का दिया होता, सो आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना होता, टैक्स भी माइनस करना होता। अगर ये आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट है, सो जब हम ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो देखो टैक्स सबसे आखिरी में देते हैं, सो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी लेस करना होगा। जो ऊपर जो आपके लिए जो होमवर्क है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया गया है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, देन फिर आपको टैक्स माइनस करना है, फिर जो बैलेंस बचेगा ना वो हमें EAT लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स का। ओके, समझ पा रहे हो? चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब आपके पास ये जो प्रॉफिट है 5 सालों का है, मशीन E है, मशीन F है। अब मैं इन प्रॉफिट्स को यहाँ लिख लेती हूँ, फटाफट लिख लेते हैं हम। आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपका मशीन E है और मशीन F है। मशीन E का जो प्रॉफिट कैसा है, बिफोर टैक्स का जो प्रॉफिट क्या कितना है, 15,000, 20,000, 25,000, 20,000, 25,000, 15,000 और ये है 10,000। ओके, और मशीन F का बिफोर टैक्स का जो प्रॉफिट है वो कैसे कहाँ गया भाई, ये रहा 5,000, 15,000, 20,000 और 30 और 20,000। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि मुझे कैसा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको निकाल सकती हूँ, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट चाहिए, तो जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं। मुझे टैक्स पता होना चाहिए, टैक्स का रेट कितना है। इन्होंने बताया हुआ है टैक्स का रेट, यस इन्होंने बताया हुआ है फॉलोइंग द मेथड ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असर्टेन विच ऑफ द अल्टरनेटिव विल बी द प्रॉफिटेबल। इन दोनों में से कौन सा मशीन हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, और यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो क्या है, 50% है। ओके, दैट मीन्स इन सब का मुझे क्या कर देना है, 50% कर देना है। अब 15,000 का 50% करूंगी, मेरे पास कितना बन जाएगा, 7,500। ये टैक्स की अमाउंट है बेटे, ठीक है। अब ये भी 15, ये 50 है, तो ऑब्वियसली बात है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचने वाला है। अब देखो आपके पास 100% अमाउंट है, इसमें से आपको 50 रुपये टैक्स देना है, सो बाकी 50 रुपये तो आपका आफ्टर टैक्स बचाना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आफ्टर टैक्स की अमाउंट लिख रही हूँ। 10,000 का, यहाँ पे 10,000 तो आपका टैक्स बन जाएगा, 10,000 रुपये आपके प्रॉफिट बन जाएगा। 12,500 आपका क्या बन जाएगा, आपका टैक्स बन जाएगा। 12,500 आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7,500, यहाँ पे भी 7,500। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके जी, यहाँ 5,000, इन सबको अब हम प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, ये मेरे पास 7,500 प्लस के 10,000 प्लस के 12,500 प्लस के 7,500 प्लस के 5,000, तो ये आ गया 42,500 रुपये। ठीक है, ये मशीनरी ई का पोर्शन है आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स का। इसी तरह से यहाँ पे भी हम 50% क्या कर देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। 5,000 का 50% क्या होगा, 2,500 तो टैक्स होगा, प्रॉफिट कितना बच गया, 2,500 बच गया। इसी तरह से 7,500 यहाँ पे, 7,500 यहाँ पर। 50% करना, जल्दी जल्दी से कर दीजिए फटाफट। चलो 15,000, ये ऑल्सो 15,000, 10,000 एंड दिस इज ऑल्सो 10,000। चलो इसका भी प्रॉफिट देख लेते हैं आफ्टर टैक्स का क्या है। 2,500 प्लस के 7,500, 10,000 हो गया है। 10,000 और 10, 20, 30 और 1, 40 और 5, 45,000। क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है? ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहने वाली है। अब हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल दिया, अभी प्रॉपर नहीं निकला क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्या होती है, प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर से भी तो डिवाइड करना है ना, कितने साल है 5 ईयर है, कितने साल है 5 ईयर है। सो इनको जल्दी से डिवाइड करके आंसर बताइए। मैं इसको यहाँ से डिवाइड, ये तो 9 आ जाएगा बच्चे, 9000 मीन्स की, और ये कितना आएगा 8500। अच्छा, एक चीज तो मेरे पास निकल गई है। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। मशीन ई की भी निकालनी है, मशीन एफ की भी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर कोई एंड वैल्यू ओपनिंग वैल्यू तो दी हुई है 60,000, ठीक है, एंड वैल्यू नहीं दी हुई तो हम इसको 0 मानेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। सेम एज इट इज इसमें 60,000 प्लस के 0 अपॉन में 2, तो दोनों का कितना आया 30,000। अब मुझे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। क्या होगा 8500 मशीन ई का डिवाइड में 30,000, ARR आपकी मशीन एफ का 9000 डिवाइड 30,000, ठीक है। अब मैं 8500 को डिवाइड कर दूँ 30,000 से, सो मेरे पास आ गया ये, इंटू में 100 भी तो होगा ना, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे बेटे पर, राइट। सो ये निकल के आया मेरे पास 28.33%। फिर आया मेरे पास ये 30%। आप देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं कि आपके पास 2 मशीनरी थी, दोनों मशीनरी में आपकी कॉस्ट सेम थी बट प्रॉफिट जो था वो अलग अलग था। सो हमने आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स की रेट भी सेम थी, जिससे आपका जो आंसर आने वाला है ये आ गया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों में से जो हायर रिटर्न कौन दे रही है, मशीन एफ दे रही है, तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये हो जाता है आपका कंप्लीट ARR मेथड। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है कि मैम ARR का एग्जाम्पल नंबर 1 का ये आंसर रहने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, बट इनकम का प्रॉफिट कैसा है, बिफोर डेप्रिसिएशन है और टैक्स है, तो दैट मीन्स आपको डेप्रिसिएशन भी इस प्रॉफिट में से माइनस करना है इंडिविजुअली, फिर टैक्स भी माइनस करना है इंडिविजुअली, देन फिर उनका जो आंसर आने वाला है वो प्लस करके उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बेटा ये स्ट्रेट लाइन मेथड से, मीन्स कि हर साल ये मेथड जो हर साल ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? ओके जी, चलो ट्रेडिशनल मेथड को समझने के बाद अब आपको समझने की बारी है कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो क्यों आए थे। पहली बात तो ये इसलिए आए थे क्योंकि पहले जो मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स है, उसमें कुछ कमियां थी। मैंने आपको कमी बताई थी कि ये तो दोनों मेथड्स है, पेबैक पीरियड मेथड जो हमने डिस्कस किया और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमने डिस्कस किया, विद एग्जाम्पल के साथ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। ये जो लेक्चर है आज रहने वाला है न्यू मॉडर्न या न्यू मेथड कहूँ मैं, या मॉडर्न मेथड कहूँ, या फिर ऐसे मेथड कहूँ जो कि समय के बेस पे है, दैट मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, है ना। इन मेथड्स के जो पुराने मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स है, नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स, इसके अंदर ये जो कमी थी, इन दोनों के अंदर यही कमी थी कि यहाँ पर क्या नहीं किया जाता था, यहाँ पर आपके जो इनफ्लो हो रहा है ना, फ्यूचर में जो इनफ्लो हो रहा है ना, उसको नहीं देखा जा रहा था कि आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में उसकी क्या वैल्यू है। मीन्स कि आपको ये नहीं देखा जा रहा था कि जो फ्यूचर में जो वैल्यू मिलने वाली है उसकी आज के टाइम क्या वैल्यू, मीन्स की टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जा रहा था। सो इस कंसेप्ट के बेस पे न्यू टेक्निक्स आई जिसे हम कहते हैं टाइम एडजस्टेड या फिर कहूँ कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब इसको डिस्काउंटेड नाम क्यों दिया गया है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट में पढ़ा था कि जब हम फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं, है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जब हम प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू की ओर जाते हैं उसे हम कंपाउंडेड वैल्यू कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई, रीजन भी बताया था। तो इसीलिए मैं आपको छोटा सा सजेशन दूंगी कि आज जो लेक्चर 1 था कैपिटल बजट का, जिसके अंदर हमने इसके नेचर, फीचर्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, राइट, उनका वो लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। देन उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर डिलीवर किया था ट्रेडिशनल एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स के ऊपर। आज हम हमारा मेथड, ये जो वीडियो है लेक्चर रहने वाला है वो टाइम डिस्काउंटेड और टाइम एडजस्टेड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर रहने वाला है। क्लियर? देखो
क्या कहता है समझते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको पीछे की ओर ले जाती हूँ, पिछला रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले IRR मेथड को समझने के लिए, और PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए आपका ये NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो नाम से समझते हैं ये क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कि नेट का मतलब क्या आता है कि टोटल ओवर बैलेंस की बात की जा रही है। जैसे कि हम कहते हैं कि नेट एसेट्स लेनी है, नेट एसेट्स का मतलब क्या है कि जो आपकी फिक्स एसेट्स है उसमें से सारे के सारे जो भी डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दो, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स आ जाती है। इसी तरह से हमें एक नेट वैल्यू लेनी है, किसकी, प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। कहने का मतलब जो आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जो फ्यूचर में आपको उसके ऊपर मिलने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। ये तो हम पहले भी करते थे। जो आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जिसे हम ये भी कहेंगे कि आज के टाइम में आपने आपकी पॉकेट से पैसा क्या किया है, बाहर इन्वेस्ट किया, इसे हम कहेंगे आउटफ्लो है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद आपको ये पैसा के ऊपर क्या मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है, जिसे हम क्या कहेंगे, कैश इनफ्लो हो रहा है, राइट। इस कैश इनफ्लो की वैल्यू हमें कब मिलने वाली है, ये पैसा कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। मैंने कहा कि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इस 2 लाख के ऊपर मुझे आने वाले साल में ना मुझे 4 लाख रुपए मिल जाएंगे, मीन्स के डबल हो रहा है, 50% हो रहा है। सो ये जो 4 लाख फ्यूचर में जो मुझे मिलेंगे उसकी वैल्यू आज कितनी है, हमें वो कैलकुलेट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय आगे की ओर चलता जा रहा है, हमारे जो पैसे की जो वैल्यू है वो वैसे वैसे उतनी स्पीड से वो गिरती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जो पहले हमें $1 की $1 अगर आपको चाहिए था ना, आपको केवल और केवल कितने पैसे देने पड़ते थे आपको, मैंने 67 रुपये से स्टार्ट होते हुए देखा। ऑब्वियसली बात है इससे पहले भी कम वैल्यू पे होगा, राइट। पहले मुझे केवल 67 रुपये अपनी पॉकेट से निकालने पड़ रहे थे, किस चीज़ के लिए, मुझे $1 लेने के लिए। बट आज 2024 के अंदर $1 लेने के लिए मुझे अप्रोक्स 85 तक जा चुकी है इसकी वैल्यू, राइट। एस्टिमेट लगा के बात की जा रही है, अब यहाँ पर अभी 83 तक पहुँचा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहाँ मेरे पॉकेट से पैसे अराउंड 70 जा रहे थे, अब अराउंड 85 जा रहे हैं, अब ज़्यादा जा रहे हैं ना। हमारे पैसे की जो वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, बट जो डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। यही बात तो की जा रही है। ये जो 3 मेथड्स है ना, ये इसी बात को कंसीडर, इसी बात को लेकर चलते हैं कि समय के साथ साथ आपकी वैल्यू की जो पैसे की वैल्यू है ना वो क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। हमें उसी को देखना है कि ठीक है फ्यूचर में हमें इतना पैसा मिलेगा, मैंने कहा फ्यूचर में आपको 10 लाख मिलेंगे, ठीक है, बट आज उस 10 लाख की वैल्यू क्या है मुझे पता तो होनी चाहिए ना, पता तो होनी चाहिए ना। अच्छा, जो आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि जो मेरी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 लाख है, ठीक है। फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है मेरा वो 10 लाख है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये मेरी फेवरेबल में है, मीन्स कि ये पॉजिटिव में है। सो क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख रुपए ही मुझे मिल रहे हैं, बट मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पे केवल 3 लाख हो रही है, तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 7 लाख है। अब आपके पास ये 2 प्रोजेक्ट दे दिए मैंने, तो कैपिटल बजटिंग में हम यही सीखते आ रहे हैं कि आपके पास वेरियस प्रोजेक्ट होंगे, उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इन टेक्निक्स की मदद से हमें पता चलेगा, राइट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा कि इनमें से मैं क्या करने वाली हूँ, इस दोनों में से किसको एक्सेप्ट करने वाली हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है, इवन ये भी पॉजिटिव में बैलेंस है, ये भी पॉजिटिव में बैलेंस है, बट जिसका ज़्यादा पॉजिटिव में बैलेंस है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। क्लियर है? अब इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी यहाँ पर ये इनफ्लोज होने वाली है उसमें से मुझे सारी की सारी आउटफ्लो को माइनस करना पड़ेगा, देन मेरे पास क्या मिलने वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, राइट। बट जो इनफ्लो होगा ना
इसको हमें डायरेक्ट इनफ्लो नहीं लेना, ये जो डायरेक्ट इनफ्लो है हमें ये नहीं लेना, हमें इसकी आज की वैल्यू लेनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना होगा कि जो फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा मुझे 10 लाख, मुझे इसकी आज वैल्यू कितनी है, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे इनफ्लो माइनस के, फिर हम उसको आउटफ्लो करेंगे। सो यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्निक है कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, राइट? याद है आपको प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूले को मैंने कैसे डिस्कस किया था? समझ पा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, हम एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके फटाफट छोटा सा एग्जांपल से इस फॉर्मूले को फिर क्रिएट करते हैं। मैंने कहा आज आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है? 1 साल के बाद आपको वो पैसा 120 रुपये हो जाएगा। दैट मीन्स आपको कितने % पे मिला होगा? मैंने कहा कि आपको 20% पे रिटर्न मिल रहा है, आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, फ्यूचर में आपको 120 मिल जाएंगे। कैसे कैलकुलेट किया मैंने 120 रुपये? देखो इसको मैं एक बारी हटा देती हूँ, ठीक है? और मैंने कहा कि 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 20 रुपये इसके ऊपर क्या लगने वाले हैं, आपको रिटर्न मिलने वाला है। सो रिटर्न कितना हुआ? 20 रुपये हुआ। 100 रुपये आपने पहले ही इन्वेस्ट किए हुए थे, राइट? सो टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 में ना 2 कंपोनेंट है, 100 और 20। 100 तो क्या है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू है कि जो आज आपने इन्वेस्ट की, जिसकी मदद से आपने आपकी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया कि फ्यूचर में मुझे ना 120 रुपये मिलेंगे। अच्छा, ये 20 रुपये कैसे कैलकुलेट किए? पीवी को इनटू रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 100 कर दिया, इसको इसके साथ प्लस कर दिया, प्लस ही तो किया तभी तो 120 आया है। 120 क्या थी? आपकी फ्यूचर की वैल्यू थी, राइट? अब ये फ्यूचर की वैल्यू निकल गई है। अब मैंने क्या किया? पीवी को कॉमन निकाल दिया और 1 प्लस के आर कर दिया, ठीक है? इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हो गई है ना? बट इस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। सो क्या आप इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हो, राइट? इस मेरे को ये चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई के अंदर इसको मान ले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन में 1 प्लस के आर। अब ये तो था बच्चे 1 साल की बात की, जबकि मैंने 1 साल के अंदर आपको 20% इंटरेस्ट मिलने वाला। सो ऊपर आ जाएगा एन, जो कि हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, आर जो है हमारे रेट को रिप्रेजेंट करता है, एफ वी हमारा क्या है? फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, पी वी क्या है? हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? क्लियर है? क्या अब मैं 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ? यस, मुझे रेट पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है, टाइम ड्यूरेशन पता है, सो ऑब्वियस सी बात है मैं निकाल सकती हूँ, है ना? अब मैं ये कह रही हूँ कि अब यहाँ पर आपको पता है जब हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट फ्यूचर से 120 से 20% हमारे पास रेट पता है, अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू है हमारी कम आएगी, यहाँ पे कम ही आएगी ना, है ना? एक बात समझाई थी मैंने आपको कि पैसा जो आज आपके पास है उसका जो वर्थ है आने वाले समय के साथ अगर कंपेयर किया जाए ना, आज की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको। मीन्स कि एक तो आपको मैं आज 70,000 रुपये दूँ, एक आने वाले नेक्स्ट ईयर के पास 70,000 दूँ, तो जो आज जो 70,000 की वैल्यू है ना, आने वाले समय के हिसाब से उसका कंपेयर किया जाए तो आज की जो 70,000 है ना उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? ठीक है, आज 10 रुपये में बहुत कम सामान आते हैं, है ना? पहले 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, जैसे कि पहले 1 रुपये में 8-10 टॉफ़ियाँ आ जाती थी, आज 2 रुपये में भी एक ही टॉफ़ी आ रही है। क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है? अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, जिसकी मदद से आप प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आपको नोट्स के ऊपर लेके चलते हैं, क्या कह रहे हैं। टाइम वाइज लॉ ऑफ मनी पूरे नोट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये आपको निकालना सिखा दिया मैंने। पी वी एफ इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड में 1 प्लस के आर इंटू में एन क्या होता है। ठीक है, इसे हम डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, जो ये रेट होती है इसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड रेट। मीन्स कि कितनी रेट से हमारे पैसे की वैल्यू गिर रही है। अब ये 120 रुपये हमें फ्यूचर में मिलेंगे, सो ऑब्वियस ही बात है आज के टाइम इसकी वैल्यू कितनी है।
इसकी वैल्यू कम रहने वाली है। ओके जी, चलो अब यहाँ पर देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैसा है, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो का ही एक मेथड है जिसके अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैश का, चाहे वो आपका आउटफ्लो की बात की जा रही है चाहे वो आपके इनफ्लो की बात की जा रही है। मीन्स कि आज हमें कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है उसकी बात की जा रही है और कितना पैसा हमें मिलने वाला है उसकी बात की जा रही है। इन दोनों की हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास आउटफ्लो की भी और इनफ्लो की भी दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो हम इनकी मदद से हम नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफ्लो में से हम आउटफ्लो माइनस कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। इनफ्लो का मतलब क्या है, मीन्स की जो फ्यूचर में हमें कैश मिलने वाला है। आउटफ्लो का मतलब क्या है, जो आज हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर हमारा पॉजिटिव आया तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आया तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक्सेप्ट रिजेक्ट हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कभी आपने स्केल बचपन में मैथ्स में जब पढ़ा होगा, एक बीच में जीरो आती है, इधर साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर साइड सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो जब हम एनपीवी निकालते हैं तो इसको हम कंपेयर हम जीरो से करते हैं कि जीरो से अगर ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू आ रही है, सो हम उसको क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। जीरो से कम वैल्यू आ रही है सो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर जीरो भी आ गई तो हम डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कैसे है, वो फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट एक्सेप्टेंस रूल याद रखना, इसको हमेशा जीरो से ही क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अगर मेरी जीरो एनपीवी वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, मान लीजिए मेरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, कहने का मतलब यही है ना, दैट मीन्स हमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो हमारे पास क्या है, ज़्यादा आ रही है, आउटफ्लो कम आ रही है। मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए तो क्या किया था, इन्वेस्ट किया था और मुझे 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो 1.5 लाख रुपए क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो बेनिफिट है वो क्या है, कम है, ये साइन इधर आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बट मेरा बेनिफिट है ना वो केवल 75,000 रुपये का हो रहा है। सो इस टाइम हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये इक्वल है जीरो के, मीन्स की 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख ही हमें बेनिफिट हो रहा है। सो डिपेंड करता है कि हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। दैट्स द रीजन इसको हम जीरो से कंपेयर करते हैं। ओके, जीरो से इसलिए भी किया क्योंकि अगर हम इनफ्लो को आउटफ्लो से माइनस करेंगे ना, इक्वल अमाउंट आई तो ये जीरो ही आएगा। क्लियर है? ओके। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स कैसे मिलेंगे, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 10% की रेट से मिलेंगे कि जो आपकी जो वैल्यू है ना मनी की, वो 10% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 10% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने कहा आपको फ्यूचर में 100 रुपये मिलेंगे, आपने कहा ठीक है फ्यूचर में 100 रुपये मिलेंगे, ओके, बट आज के टाइम में इस 100 रुपये की वैल्यू है कितनी? बोले हमें तो ये तो नहीं पता। अब आपने इन्फ्लेशन रेट देखनी होगी, मीन्स की में जो महंगाई हो रही है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू डिस्काउंटेड हो रही है, कम हो रही है, वो रेट देखनी पड़ेगी। मैंने कहा कि आपकी जो डिस्काउंट रेट क्या है, 10% है। सो आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, आपके पास डिस्काउंटेड रेट है, आपने कहा 1 साल का निकालना है। सो 100 इंटू 1 प्लस के 10/100, 1 साल का निकाला, मैंने कहा 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 साल 1 होता है ना ईयर में। चलो 10, 1 प्लस के 1/10, ठीक है, ये आ गया है 100, ये आ जाएगा 11 इंटू में 100। इसको मैं अगर प्रॉपर डिवाइड करूं तो कितना आ गया, ये आ गया भाई, इंटू में 100 भी तो होता है ना, एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। इसको अब अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आने वाला है, 909 पॉइंट्स में। क्लियर है? समझ पा रहे हो? सो दैट मीन्स ये जो 100 रुपये की वैल्यू है वो आने वाले टाइम में 9.9 से डिक्रीज होने वाली है। अगर मैं इसको 100 से माइनस कर दूं 0.909 को, सो इसकी वैल्यू 99.091 आने वाली है। मीन्स कि आज जो इसकी वैल्यू है ना, इस 100 रुपये की 99 से होने वाली है।
ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे साल के निकाल सकते, तीसरे साल के निकाल सकते, फोर्थ ईयर के निकाल, ये आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में गिवन मिलेगी। अगर नहीं गिवन है तो आप इसको इजीली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने कहा कि जो मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 30,000 रुपये किया है। एग्जाम्पल समझना है, ये एग्जाम्पल जो है ये कहते हैं कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना स्टार्टिंग में, वो मैंने किया है 30,000 रुपये, ठीक है। और इस 30,000 के ऊपर इसने कहा कि आपको हर साल 10-10 हज़ार 5 साल लगातार मिलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, 10-10 हज़ार हर साल मिलेंगे, मीन्स कि पहले साल मुझे 10,000 मिले, दूसरे साल मुझे 10,000 मिले, तीसरे साल मुझे 10,000 मिले, ठीक है, और फिर फोर्थ ईयर फिर मुझे 10,000 मिले। इस 10,000 की वैल्यू मैं आज के साथ कंपेयर करूंगा। अब देखो ये है फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की मैंने यहाँ पर, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये कहते हैं कि इस साल मुझे आपको क्या मिलने वाला है, 10,000 मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, 10,000 मिलने वाला है, बट इसकी आज की वैल्यू क्या होगी, मुझे इसका डिस्काउंटेड रेट दिखाना पड़ेगा। जिसकी मैंने कहा कि मेरी 10% से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिसकी वैल्यू क्या आई है, 0.909 आई है। अच्छा, जैसे ही मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, इसकी आज के दिन जो फ्यूचर में मुझे एक साल के बाद 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, उसकी आज वैल्यू पता कितनी है, 9,090 वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरे साल फिर ये कहता है कि मेरे को फिर दूसरे साल भी 10,000 मिलेंगे भाई। बोले अच्छा, डिस्काउंटेड रेट कितने, बोले वही है डिस्काउंटेड रेट। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू 0.826 रह जाएगी। सो इसकी आज के दूसरे साल की जो 10,000 मिलने वाले हैं, उसकी आज वैल्यू कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली है 8,260 रुपये। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि तीसरे साल में मुझे 10,000 मिलने वाले हैं, कहते हैं ये भी 10% डिस्काउंटेड हो रहा है। ये फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, बोले तीसरे साल जो आपको वैल्यू मिलेगी ना 10,000, उसकी वैल्यू आज के दिन कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली है 7,510। सो इस तरीके से हम लगातार 5 साल की हम निकालते चले जाएंगे। नेक्स्ट आएगी 6,830, 6,210। ठीक है, टोटल इनफ्लो कितना हुआ मुझे ये बताओ। मैंने सबकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल ली है, ओके। हमें इनफ्लो देखना है, इनफ्लो ऑफ द नेट प्रेजेंट, इनफ्लो ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी देखनी है, राइट। नेट तो हम निकालेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है इनफ्लो की। सो मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे पास कितना आया, 37,900 रुपये आज मेरे पास क्या आया है, इनफ्लो होगा। मैंने सारा का सारा टोटल देख लिया, मीन्स की टोटल 50,000 की वैल्यू है ना, आज के टाइम पे ना मेरी कितनी रहने वाली है, 37,900 रुपये रहने वाली है। बट मैं इन्वेस्ट कितने कर रहा हूँ, 30,000, मेरे को मिलेंगे कितने, 37,900। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इनफ्लो में से हम आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, नहीं कर देंगे। सो कितना रह गया, नजर आ रहा है, कितना रह गया, 7,900 हमारे पास क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है, राइट। तो दैट मीन्स हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे, आप एक शॉर्ट ट्रिक भी लेना चाहेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। अब मैंने कहा कि आपको हर साल 10,000, आपने क्या किया, 0.909 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको प्लस किया 10,000 इंटू 0.826 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10,000 इंटू 0.751 से इंटू किया। तो मैंने क्या किया, सबका जो 10,000 है ना कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। और जितनी भी ये रेट थी ना 0.909 प्लस के 0.826 प्लस 751 प्लस 0.681 प्लस 0.621, इन सबको प्लस कर दिया। जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगी सो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 3.79, और फिर मैं इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दूँ ना, सो ये 37,900 आ गया। क्लियर है, ये तब पॉसिबल है, ध्यान रखना, जब आपका जो इनफ्लो है वो क्या हो, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म, मीन्स कि आपका जो इनफ्लो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये कॉमन इस तरीके से ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करी थी 30,000, इसका जो डिफरेंस होने वाला है वो पॉजिटिव 7,900 आने वाला है। किसी तरीके से कर लो, आंसर सेम आने वाला है, ओके।
क्लियर आ रहा है समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक रिलेशन नजर आएगा जो कि नेगेटिव रिलेशन है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे डिस्काउंटेड रेट बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो फ्यूचर में जो मिलने वाला अमाउंट है ना, उसकी मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ कि आज उसकी कितनी वैल्यू रहने वाली है, वो उतनी ही स्पीड से क्या रहने वाली है, घटती चली जाएगी। क्यों? जैसे जैसे डिस्काउंटेड रेट बढ़ेगी आपकी मनी की वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना। दैट्स द रीजन इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? डिस्काउंटेड रेट और आपके प्रेजेंट वैल्यू में। ओके, सो आपको की पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो किसकी बेस पे है। सबसे पहले ये डिस्काउंटेड रेट को कंसीडर करता है। डिस्काउंटेड रेट का मतलब क्या है, ये टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करता है। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है अप्लाई केवल वहां होने वाला है जहां पर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, ऑल प्रोजेक्ट के अंदर जो आने वाला जो आउटफ्लो है ना, राइट, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। मीन्स कि आपने 30,000 ही इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट ईयर भी 30,000 इन्वेस्ट किया, इन प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँगी आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स है, उन सब की वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कंसेप्ट हो गया है कंप्लीट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पेबैक पीरियड मेथड क्या है, ARR मेथड क्या है। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको यहाँ बताया कि इसको हमेशा किसके साथ कंपेयर करेंगे, 1 के साथ कंपेयर करेंगे, है ना, 1 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूं एनपीवी का, जो कि कहीं ना कहीं बेस रहने वाला है IRR का, राइट। अब मैंने कहा कि जो मेरी बैलेंस है वो हम 0 के साथ कंपेयर करते हैं, एनपीवी को कंपेयर किया जाता है। अगर 0 से वो ज़्यादा है सो हम प्रोजेक्ट को क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर वो 0 से कम है, मीन्स कि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो उसे हम क्या करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं, राइट। अच्छा, रिजेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी आपने 30,000, ठीक है, एक्सेप्ट तब करोगे जब वो उसकी वैल्यू 40,000 हो गया, 30,000 से ज़्यादा होगी, और रिजेक्ट तब करेंगे जब इसकी वैल्यू इस 30,000 से कम होने वाली है, राइट। ठीक है, ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन है। अच्छा, IRR मेथड पता है क्या कहता है, सेम है दोनों का काम। एनपीवी के अंदर भी हमने कंपेयर किया, इसके अंदर भी हम यही देखेंगे, बट फर्क बस इतना है, यहाँ पर हम कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो हमारा परसेंटेज में आता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है आपको एक्सेप्ट करना है या फिर आपको अपना प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज के ऊपर। दैट मीन्स समझो इस बात को। हाँ, तो आपने क्या किया है, एग्जैक्ट अमाउंट निकाली है कि इतने अमाउंट से जो मेरा ये प्रोजेक्ट है ये ज़्यादा है। अब मेरी जो क्या है 7,900 यहाँ पर तो अमाउंट में निकली है, बट यहाँ पर IRR के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या है कि मान लीजिए जहाँ पर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आपका जो इनफ्लो होने वाला है, मीन्स कि जो आपने आउटफ्लो किया है, पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है, और जो आपको इनफ्लो होने वाली है फ्यूचर की जो वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू क्या है, एक ऐसे पॉइंट पे इक्वल आ रही है जिसे हम कहेंगे 14%। जस्ट एग्जाम्पल है, ओके, 14% है। ठीक है, मीन्स कि जहां पर आपके इनफ्लो और आउटफ्लो में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। दैट मीन्स इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो होने वाला है, राइट। अच्छा, हमने सोचा था कि जो आपकी जो रेट है डिस्काउंटेड रेट, अगर इससे कम हुई, डिस्काउंटेड रेट कम होने का मतलब क्या है कि अगर आपके डिस्काउंटेड रेट कम हुई, यहां पर मैंने बताया ना, अगर आपका डिस्काउंटेड रेट और रेट एंड एनपीवी में कैसा रिलेशन है, मैंने आपको बताया इनवर्स रिलेशन है।
क्या मैंने आपको यही बताया है? क्या सभी को यही सबने यही समझा था कि इनके दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स है। जैसे जैसे डिस्काउंटेड रेट आपकी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, आपका एनपीवी का जो रिजल्ट है वो वैसे ही, आपकी जो मनी की वैल्यू है वो वैसे ही क्या होने चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, राइट। सो जहां पर हमारा डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा वहां पर हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू उसने ही वैल्यू से कम होती चली जाएगी, है ना? क्या हमने यही बताया था? तो सेम यही तो बोल रहे हैं। इसलिए कह रही थी कि एनपीवी आपका बेस है आपके आईआरआर का, कि यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट परसेंटेज से रिलेट करते हैं। अगर आपकी जो परसेंटेज है डिस्काउंटेड रेट कम है, सो एनपीवी की वैल्यू क्या रहने वाली है? इसमें पॉजिटिव रहने वाली है। पॉजिटिव रहती है तो हम कंसेप्ट को क्या करते हैं? प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट। अगर आपके डिस्काउंट की जो रेट है ज़्यादा है, ठीक है, किससे कंपेयर किया हमने? आपके इन डिफरेंस पॉइंट से कंपेयर किया, ठीक है। अगर आपकी एनपीवी डिस्काउंट रेट ज़्यादा है तो एनपीवी क्या रहने वाली है? आपकी नेगेटिव में आएगी, राइट। नेगेटिव में आए तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? हम रिजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। सीटी का मतलब क्या है? सीटी लिख लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि जो आपको इनफ्लोज होने वाले हैं उनकी बात की जा रही है। नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, ओके। अच्छा, आई का 1 का मतलब जो हमने कॉमन निकाला था, ये फ्यूचर वैल्यू जो हमने बताई थी ना आपको कि फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस के आर की पावर टी है ये, ठीक है। इसको हम कैश जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट किए, क्या हमारे पास यही फॉर्मूला नहीं बन रहा? हम स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, राइट। ये क्या है? हमारा इनफ्लो में से हम आउटफ्लो माइनस कर रहे हैं, क्या यही बन रहा है? ये कहा आईआरआर कहते हैं कि ये अगर आपका जीरो है, मीन्स कि आपका जीरो आ रहा है, तो दैट मीन्स आपकी आईआरआर को हम कंपेयर करेंगे किससे? हमारे डिस्काउंटेड रेट से। अगर ये आपका ज़्यादा आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, जीरो से, सो इसे हम कहेंगे एनपीवी। क्लियर है? एनपीवी में जो अमाउंट ज़्यादा कम होनी चाहिए, अगर वो बराबर आई सो उसे हम कहते हैं आईआरआर, मीन्स की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन उसके बाद हम उसको डिस्काउंट रेट से कंपेयर करेंगे कि जितना हमने सोचा था क्या उतना ही है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ द रिटर्न ऑन और द रेट ऑफ द डिस्काउंट। यहां पर ना केवल आपको रेट निकालनी पड़ती है, ऊपर आपको अमाउंट निकालनी पड़ती है। एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लो would be equal to the present value of the cash outflow। जो आपके कैश आउटफ्लो आज कर रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू के, ओके। सो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, कि जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और इसे हम कहेंगे आईआरआर, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैश इनफ्लो माइनस की कैश आउटफ्लो करने वाले हैं, सो जीरो आने वाला है। इनफ्लो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ वी अपॉन में 1 प्लस के आर की वैल्यू एन इंटू में आउटफ्लो को क्या कहते हैं? सी जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन्स की द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ इज इक्वल, द रेट इज नोन एज आईआरआर। अगर ये इक्वल रही, उस रेट को हम क्या कहेंगे? आईआरआर कहेंगे, ठीक है। इसे हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी जानते हैं, मैनेजरियल मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल भी जानते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल भी जानते हैं, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये बात नोट करने की है, क्या चीज़ है कि जो आईआरआर डिस्काउंट रेट है ना, एनपीवी है ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो। यहाँ पर हम जीरो के साथ देखते हैं, अगर वो जीरो है तो उसे हम आईआरआर कहेंगे, अगर वो जीरो से ज़्यादा कम है तो उसे हम एनपीवी के प्रोजेक्ट कहेंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव है सो आईआरआर भी पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। एनपीवी पॉजिटिव तब होगा जब आपकी डिस्काउंट रेट क्या होने वाली है? कम होने वाली है। अगर एनपीवी का रिजल्ट आपका नेगेटिव आया, दैट मीन्स आपकी आईआरआर भी क्या रहने वाली है? नेगेटिव रहने वाली है। रीज़न ये है कि आपका डिस्काउंटेड रेट क्या रहने वाला है? कंटिन्यूस बेसिस पे वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ये ओवरऑल कंक्लूजन है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। क्लियर है?
यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि एनपीवी में तो रिजेक्शन और प्रोजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एनपी में जो अमाउंट दिया जाता है इसमें वैल्यू बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की इनिशियल वैल्यू से आपको जो मिलने वाला वैल्यू हो वो इतने अमाउंट से ज़्यादा है। बट आईआरआर में आपको रेट बताते हैं, रेट के साथ कंपैरिजन होते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है कंसेप्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, जिसे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहते हैं और उसे हम डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स भी कहते हैं। ये कंसेप्ट ऐसे आ क्यों रहे हैं, कुछ तो कमियां होगी ना ऊपर वाले कंसेप्ट में। देखो सबसे वैसे बेस्ट एनपीवी को माना जाता है इन सब में से, ठीक है, क्योंकि रेट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है कि हम रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट एनपीवी को बेस्ट माना जाता है। बट इसमें भी थोड़ा सा कमी है। क्या कमी है कि जब आपकी इनिशियल जो वैल्यू है, मान लीजिए आपके जो प्रोजेक्ट है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पर आप कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सो दिक्कत आ जाती है। तो वहां पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करते हैं कैलकुलेट, है ना। मैंने आपको बताया था ना डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस एक ही है कि जो एनपीवी मेथड अप्लाई हो वहां होता है, जो आपकी इनिशियल जो कैपिटल होती है प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। चलो डिफरेंट का केस भी समझ लेते हैं। क्या कहता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बुक से, ठीक है, फिर आप इसको समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम्पल समझना ध्यान से कि आपके पास प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, जिसके अंदर आपको C0 दे रखा है। C0 दैट मीन्स आपको आउटफ्लो दे रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ए की 18,000 है, ए की 55,000 है और ए की हमारे पास 35,000 है। ओके, ये कहता है कि 4 साल तक लगातार आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। मीन्स की फ्यूचर में बता रखा है कि पहले साल आपको प्रॉफिट कितने मिलने वाला है, यहाँ पर 5600 मिलने वाला है। ये कहता है कि यहाँ पर 6000 मिलने वाला है। ये कहता है यहाँ पर 8000 मिलने वाला है। ये कहता है यहाँ पर भी 8000 मिलने वाला है। अच्छा, दूसरा कहता है 12, 20, 24, 32, 12,000, 20,000, 24,000 और ये है 32,000। क्लियर है। थर्ड प्रोजेक्ट कहता है कि यहाँ पर केवल मैं कांस्टेंट रेट से मैं दे रहा हूँ 13,000, 13,000, 13,000, 13,000। ये बच्चे आपकी क्या है, ये आपकी चारों सालों की क्या है, इनफ्लो है, ठीक है। अब मुझे इन इनफ्लो से मुझे इनके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं। क्या मैंने आप सभी को प्रेजेंट वैल्यू बता दिया। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं ना, वो कितने % से हो रहे हैं, @12% से हो रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ना जैसे कि एक टेबल मिलेगी जहाँ पर इनको एज इट इज़ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। अगर आपकी बुक में नहीं भी गिवन है तो भी आपको ये जो PDF आप लेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको साथ में प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, ठीक है। ये टेबल एक सेकेंड नज़र आ रही है, जहाँ से आप इजीली देख पाएंगे कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे को देखो थोड़ी दिक्कत होगी इसको कैलकुलेट करने में 12% को। मैं इस टेबल की मदद से मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सब की 12% है बेटे, तो सबका एक ही डिस्काउंटेड रेट रहने वाला है। तो पहले का क्या है 8.93797 और 0712 एंड 0636। अब आप ये कहेंगे कि मैम क्या चल रहा है ये। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, इनमें से मुझे देखना है, देखो इनफ्लो भी सबका अलग अलग है ना, प्रोजेक्ट की आउटफ्लोइंग भी अलग अलग है। इसमें से मुझे बेस्ट को सेलेक्ट करना है। अब एनपीवी तो भाई अमाउंट में दिखाता था, सब इवन पॉजिटिव में आ जाए, बट आपको पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर मुझे बेनिफिट है, इसके ऊपर मुझे बेनिफिट है, इसके ऊपर मुझे बेनिफिट है। इस केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। सो वो कैसे निकलेगा, मैंने डिस्काउंटेड रेट को देख लिया क्या है, अब इसकी यहाँ इन सब के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी भी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी भी इनके साथ क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देन फाइनली अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 5001, यहाँ पे है 4782। ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा हुआ है,
तो इसकी टोटल वैल्यू आ गई है 20,567, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी रहने वाली है 10,716, इसकी वैल्यू रहने वाली है 15,940, 17,088 और ये रहने वाला है 22,052। इसको फटाफट लिख देते हैं 64,096। इसका और कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई पता है मैं किसी के साथ कर रही हूँ, ये मल्टीप्लाई इनके साथ हो रही है, ये मल्टीप्लाई इनके साथ हो रही है, ठीक है। 11,609, 10,361, 9,256, 8,268, इन सबको प्लस कर देते हैं 39,494। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, मैंने ये तो निकाल दिया इनका इनफ्लो की, मैंने प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल दी है, ठीक है, बट मुझे अभी ये देखना है कि किस पॉइंट में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को मैं हमेशा 1 से कंपेयर करूँगी। अब आप ये कहेंगे कि मैम एनपीवी को तो हमने तो 0 से कंपेयर किया, ठीक है, अगर 0 से ज़्यादा है कम है तो हम उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर देते, अगर वो 0 ही है वो IRR हो गया। अच्छा, यहाँ पर पता है क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे तो हम तो माइनस करते थे, इनफ्लो में से हम क्या करते थे, आउटफ्लो को माइनस करते थे, बट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इनफ्लो में से आउटफ्लो को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तभी तो हम क्या कहेंगे 1 आएगा। मान लीजिए ये जो वैल्यू है ये 30,000 है, ये भी 30,000 है, कट करने के बाद 1 ही तो आएगा। अगर ये 1 आया सो IRR 0 होगा, IRR 0 होगा तो दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं बेटे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इनफ्लो कितना है, यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट का इनफ्लो कितना है हमारे पास 20,500, आउटफ्लो कितना है, मैंने 18,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करूँगी सो 1.143 मेरे पास क्या रहने वाला है, ये आंसर आने वाला है। अगर मैं इसके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ सो ये वैल्यू पता है कितनी आएगी, 2,567 आने वाली है ना। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट की निकालें तो दूसरा प्रोजेक्ट क्या कहता है, इसकी इनफ्लो कितनी है 64,096 है। अच्छा, आउटफ्लो कितनी है 55,000 है, तो ये वैल्यू कितनी आई 1.165। अगर मैं इसका एनपीवी निकालूँ सो मेरे पास कितना निकला, मेरे को माइनस ही तो करना है, इसमें से ये माइनस कर दो, दैट्स इट, हो रहा है। तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास 9096 होगा। एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक, 940996 राइट, लेस करेंगे 55,000 को तो यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सी प्रोजेक्ट के हम देखेंगे क्या है, 39,494 डिवाइड में 35,000, सो ये आ रहा है आपका 1.128। अगर मैं इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ सो इसकी क्या आने वाली है 4,494। अब देखो सभी चीज़ पॉजिटिव में है। अब मेरे को देखो सभी का प्रॉफिट अलग अलग था, इसकी इनफ्लोज अलग अलग थी। अब मुझे सभी प्रोजेक्ट प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि हाँ एग्जैक्ट मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे रिजेक्ट करना चाहिए। तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं और उसको हम 1 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। 1 से कंपेयर किया तो ऑब्वियस ही बात है हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अब जिसकी भी वैल्यू 1 पॉइंट के बाद देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, ये 1.40, 143, 143, 165, 128 है, सबसे ज़्यादा ये है। सो प्रोजेक्ट बी को हम क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हमें इतना पैसा लगाना होगा और हमें इतना पैसा मिलेगा। सो हमारे लिए प्रोजेक्ट बी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक देनी पड़ेगी, राइट। तो जब हमारे पास जब ये इनफ्लो और आउटफ्लो हमारे डिफरेंट होते हैं, सो यहाँ पर मुश्किल होती है इनको रैंक देना भी, राइट। अगर मैंने रैंक दे भी दी तो पहले नंबर पे ये आ रहा था, ठीक है, दूसरे पे ये आ रहा था, तीसरे पे ये आ रहा था। तो यहाँ पर रैंक देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, इनका जो आंसर है वो अलग अलग आ सकता है। दैट्स द रीज़न जब हमारे पास अलग अलग इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है। डिसीजन क्राइटेरिया कैसे रहने वाला है, इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमारी प्रोजेक्ट की वैल्यू है अगर
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से ज़्यादा हुई, इंडेक्स क्या है 1 है, सो उसको हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, अगर कम हुई सो हम उसे रिजेक्ट करेंगे, अगर इक्वली सो डिपेंड करता है हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं। ओके, रिलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाता है चैप्टर फिनिश। अच्छा, समरी अगर मैं बात करूँ तो हमने डिसाइड किया, हमने पूरी चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि जो कैपिटल बजटिंग जो सिस्टम है वो कैपिटल बजटिंग सिस्टम कैसा है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। हमें सभी इतने सारे आपको प्लेसेस मिलेंगे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसमें से ये प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन से को सेलेक्ट करना है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है कि किस प्रोजेक्ट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, राइट। सो कैपिटल बजटिंग के अंदर ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना डिपेंड करता है, आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स दी हुई है। इन टेक्निक्स में आपको डिस्काउंटेड भी और नॉन डिस्काउंटेड दी हुई है। डिस्काउंटेड का मतलब क्या है कि ऐसी मेथड है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, और दूसरा जो नेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। इनमें से ओवरऑल सबसे बेस्ट हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू माना जाता है, देन उसके बाद पीआई जो वैल्यू है उसको माना जाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे जो सीरीज चल रही थी कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे कि आप कैसे इन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना, ओके, एंड वीडियोज़ को लाइक करना। चलिए।